रिवीजन क्लासेस में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इतना कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। कैलकुलेशंस में भी इसमें थोड़ा बहुत ही वो आपको फंसाता है, लेकिन ये आपको एक अच्छी बेस प्रोवाइड करता है। मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है आजकल, ख़ासतौर पे जीपीटी जो है वो एक चीज़ का नाम नहीं है बल्कि एक टेक्नोलॉजी का नाम है। ठीक है जी, जेनरेटिव टेक्स्ट जो बनता है उसको हम जीपीटी कहते हैं। तो चैट जीपीटी जो है ये बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जो कि हर वर्ड को सेंस करता है और उस वर्ड के साथ उसको जो है ना वो एक सेंस बनाने की कोशिश करता है, और आपको लगता है कि भाई वो पीछे कंप्यूटर जो है वो सारा कुछ समझ रहा है। हालांकि कंप्यूटर के पीछे जो प्रोसेसिंग चल रही होती है उसमें बहुत ज़्यादा हाथ रिग्रेशन का होता है, और वो वर्ड्स की रिग्रेशन को सामने रखते हुए अप्लाई करता है, आपको आंसर देता है। वहाँ से लर्निंग मॉडल्स भी बनते हैं। जब आप लोग अब आगे चल के वो कोर्स पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स का जो कोर्स है आप लोगों का, हैंड्स ऑन कोर्स जो कि आपने सीफैप में करना है, उसमें भी आपके टीचर्स आपको सिखाएंगे कि ये रिग्रेशन एनालिसिस जो है ये कितना ज़रूरी है एक लर्निंग मॉडल बनाने के लिए। तो कंप्यूटर की जो अपनी आर्टिफिशियल लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, रिग्रेशंस के ऊपर। खैर हम उतना आगे तो नहीं जाएंगे, हम रिग्रेशंस की बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिकली दो डिफरेंट वेरिएबल्स जो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, उनके दरमियान का रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करने को रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कौन कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं और वो कैसे चेंज होते हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इन्फ्लेशन। तो हम अगर ये देखना चाहें कि इन्फ्लेशन जो है वो कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंडेंट है, ताकि हम उन फैक्टर्स को एडजस्ट करें। इन्फ्लेशन जो है वो प्राइसेस पे डिपेंडेंट है। चलो जी, प्राइसेस को ज़रा देखते हैं कि प्राइसेस को कैसे कैसे ठीक किया जा सकता है। हम कहते हैं प्राइस जो होती है, कोई भी किसी भी चीज़ की, कोई भी सप्लायर जब चार्ज करता है किसी चीज़ की प्राइस, कोई दुकानदार चार्ज करता है, तो वो उसको क्योंकि महंगी मिल रही होती है वो महंगी बेचता है। हम कहते हैं चलो एक स्टेप और पीछे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि उसको महंगी क्यों मिल रही है। क्योंकि वो जो बनाने वाला है सप्लायर, वो महंगी बनाता है। क्यों? क्योंकि उसको टैक्सेस ज़्यादा पड़ते हैं, उसको बाहर से चीज़ मंगानी पड़ती है। तो एक बड़ा लंबा सा एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बनता है कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। हर चीज़ जो है वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो गई। अब हर चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है। अगर हम इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं तो हमें टैक्सेस भी कम करने पड़ेंगे, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, हमें बाहर से आने वाली चीज़ों के ऊपर जो हमें जो एक्सचेंज रेट मिलता है उसको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का अल्टीमेट इम्पैक्ट किसके ऊपर है? इन्फ्लेशन के ऊपर। तो अगर इन्फ्लेशन के बारे में अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ों का इम्पैक्ट है, तो हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि रिग्रेशन एनालिसिस हम पढ़ें। ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है कि क्या सिर्फ प्राइसेस के बढ़ने से रिग्रेशन इन्फ्लेशन बढ़ती? हमें यह भी तो देखना होगा ना कि इन्फ्लेशन के ऊपर प्राइसेस के अलावा और किन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। लोगों की परचेजिंग पावर का भी इम्पैक्ट होता है, थोड़ा होता है, लेकिन लोग कितना परचेज कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट ये चीज़ डिपेंड करती है। फिर हमें यह भी पता चलेगा कि इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ प्राइसेस पे डिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि लोगों के कंजम्पशन पैटर्न पे भी डिपेंडेंट होती है कि लोग कितनी कंजम्पशन करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बहुत शाहाना खर्च करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पैसे होने के बावजूद खर्च नहीं करते। तो रिग्रेशन में हम लोग इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं और इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट कैलकुलेट करते हैं। हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी एक चीज़ जिसको दूसरी चीज़ों के चेंज होने से इम्पैक्ट होता है, तो वो चेंज कितना है। तो रिग्रेशन एनालिसिस में बेसिकली हम दो डिफरेंट वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं और ये देखते हैं कि एक के चेंज होने से दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो रिग्रेशन एनालिसिस इज सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब ये एक मेथड नहीं है, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से आप समझ लें कि 100 मेथड्स हैं और आप सिर्फ 2 पढ़ते हैं। तो ये सारों को कुल मिलाकर रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। डिफरेंट टाइप के डाटा के ऊपर, डिफरेंट अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा के ऊपर हम डिफरेंट टाइप की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाते हैं, जिसमें से एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। ठीक है जी, रिग्रेशन की वैसे भी बहुत सारी टाइप्स होती है, लीनियर रिग्रेशन होती है, सर्कुलर रिग्रेशन होती है, इस तरह की बहुत सारी रिग्रेशन होती है। हम सिर्फ बहुत ही बेसिक सी चीजें पढ़ेंगे। अच्छा जी, रिग्रेशन एनालिसिस इज द स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो डिफरेंट चीजें हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन, ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, दो डिफरेंट चीजें क्या हो सकती हैं? हमने एक एग्जांपल ली, एक चीज है जी इन्फ्लेशन,
और एक चीज है प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। हमने कहा कि इन्फ्लेशन बहुत हैवीली डिपेंडेंट होती है प्राइसेस के ऊपर। इन्फ्लेशन कितनी है प्राइसेस से पता चलेगा। इन्फ्लेशन का फार्मूला अगर हम देखें तो हम प्राइसेस को आपस में कैलकुलेट करते हैं, हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, वहां से इन्फ्लेशन निकलती है। तो यहाँ पे ये देखना है कि इन्फ्लेशन का आंसर जो है वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंट। तो प्राइसेस जो हैं इनके चेंज होने से इन्फ्लेशन कम या ज्यादा आंसर आता है इन्फ्लेशन का। तो प्राइसेस जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इन्फ्लेशन जो है ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल। इनके दरमियान में ये जो रिलेशनशिप है ये सैकड़ों तरह का हो सकता है, इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं। हम सिर्फ बहुत ही बेसिक सा रिलेशनशिप पढ़ेंगे जिसे हम लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। लीनियर रिलेशनशिप ये बताता है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, या एक के कम होने से दूसरे के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली खुद से या किसी और फैक्टर की वजह से चेंज होती है, इन दोनों के दरमियान में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको x से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको y से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल की अपनी कोई वैल्यू, अपनी कोई शनाख्त नहीं होती। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आंसर हमेशा x की टर्म्स में बताया जाता है। y इज इक्वल टू a प्लस mx, ये फार्मूला जो इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे ही है कि हम अपने वालिदैन पे डिपेंडेंट होते हैं, हमारे पेरेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, हमारे वालिद के सामने हमारी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। हाँ, हम कहीं जॉब करते हैं या हम कहीं पे जो है ना, या अगर हम भी वालिद बन गए हैं तो हमारी वैल्यू, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अपनी औलाद से, लेकिन अपने बाप के लिए हम डिपेंडेंट वेरिएबल ही। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये इसके लिए इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो शायद किसी और पे डिपेंडेंट होगा। प्राइसेस किस चीज पे डिपेंडेंट होंगी, प्राइसेस इस चीज पे डिपेंडेंट होगी कि बेचने वाले को मिलता कितने का है, कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगी। कॉस्ट किस चीज पे डिपेंडेंट होगी, वो चीज बनती कितने की है, उसके ऊपर कितने रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, कितनी उसके ऊपर टैक्सेस हैं, इन सारी चीजों के ऊपर। तो वो हम उन चीजों को नहीं देख रहे, हम सिर्फ दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप देख रहे हैं। उन दोनों में एक इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा, सही है। हम इन दोनों का ये जो डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप है कि आप, यानी कि एक बच्चा जो है वो अपने वालिद के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। कुछ लोग ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, अब्बा जी की इजाजत के बगैर जो है वो कुछ भी नहीं करते। कुछ लोग अब्बा जी को बताए बगैर बहुत कुछ कर लेते। कुछ लोगों के पास वैसे ही पैसे नहीं होते, कुछ लोग खुद से कमाना शुरू कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि यार अब तो मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, आर्टिकल्स में आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, आप सबसे पहले अपने वालिदैन को ठुट कराएंगे। आप कहेंगे भाई अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, अब हमें पैसे मिलना शुरू हो गए, ठीक है। थोड़े से पैसे मिलते हैं, जब वो 10 दिन में खत्म हो जाते हैं, फिर कहते हैं अब्बा जी की हाल है, मुझे आपकी याद आ रही थी, है ऐसे करते हो। हाँ, अब हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, वो आपको मिलने को बहुत दिल कर रहा है। वो अब्बा जी कहते हैं अच्छा बताओ पैसे कितने चाहिए, तो भी कहते हैं कि बेटा हम तुम्हारे बाप है, हम समझते हैं, ठीक है। अच्छा खैर, तो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों में आपने देखना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी अपनी कोई शनाख्त नहीं है, ये अकेला है। अब्बा जी के साथ पूरी फैमिली है, इस तरह से याद कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू a प्लस mx, ठीक है जी। a फॉर अम्मा और mx सारे भाई, ठीक है। खैर चलो, y इज इक्वल टू a प्लस mx के अंदर a जो होता है ये होता है वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। और m जो होता है रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज when x is increased by 1 यूनिट, ठीक है जी। इसको स्लोप भी कहते हैं, इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, इसके डिफरेंट नाम है, आगे आ जाएंगे। इस रिलेशनशिप को समझना है, इस रिलेशनशिप को हम लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। लीनियर, अच्छा ये मैंने लिखा हुआ है, लीनियर रिलेशनशिप जो है ये डिपेंड बताता है कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अच्छा, रिलेशनशिप हजारों तरह के होते हैं, कभी भी इतने इजी या इतने सिंपल रिलेशनशिप्स नहीं होते, लेकिन जब आपको हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो पहले आपको इजी चीज पढ़ाएंगे, फिर डिफिकल्ट, और फिर उसके बाद डिफिकल्ट, और फिर एंड पे जिन, तो फिर एंड पे जाते हैं, आपको पता है।
तो वो डिफिकल्ट जो रिग्रेशंस हैं या डिफरेंट रिलेशनशिप एनालिसिस हैं, वो जो डिफिकल्ट है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम सिर्फ ये एक लीनियर रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा जो है वो बढ़ता है या कम होता है। ठीक है जी। अच्छा, दो रिलेशनशिप्स को हम लोग जो है ना अब यहाँ पे अज्यूम करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। हमारा है दो वेरिएबल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, आपने मुझे बताना है कि कितना जो है वो इसमें इम्पैक्ट आता है। एक है जी मार्केटिंग का एक्सपेंस और एक है सेल्स ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस जो है वो मार्केटिंग के ऊपर जितना ज्यादा खर्चा करेगा उतनी ज्यादा उसकी सेल्स होंगी। हमें ये तो पता है मार्केटिंग एक्सपेंस और सेल्स का आपस में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि बिजनेस जितनी ज्यादा मार्केटिंग करेगा उसकी उतनी ज्यादा सेल्स होंगी। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा सर ऐसे तो नहीं होता, कभी कभार उसकी प्रोडक्ट भी गंदी होती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, हम सिर्फ मार्केटिंग का इम्पैक्ट सेल्स पे चेक कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि सेल्स जो है ये चेंज होती है मार्केटिंग एक्सपेंस के चेंज होने से। मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ाया तो सेल्स बढ़ गई और मार्केटिंग एक्सपेंस कम किया तो सेल्स कम हो गई। तो इनमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? सेल्स हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर। मार्केटिंग एक्सपेंस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये सेल्स के लिए इंडिपेंडेंट है, हो सकता है ये और बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट हो, हम खर्चा उतना ही करेंगे ना जितना हमारा कैश होगा। तो मार्केटिंग एक्सपेंस कैश पे डिपेंडेंट है, लेकिन इन दोनों का हमने आपस में रिलेशनशिप पढ़ना है और किसी तीसरे का फैक्टर इसमें नहीं लेकर आना। इन दोनों के रिलेशनशिप में देखा जाए तो मार्केटिंग एक्सपेंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सेल्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा जी, तो फिर जनाब सेल्स को y से रिप्रेजेंट करेंगे, मार्केटिंग एक्सपेंस को x से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारे पास अगर एक रिलेशनशिप बनता है y इज इक्वल टू 300,000 प्लस 400 इंटू x, तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है। इसका क्या मतलब है? ये क्या होता है जी? 3 लाख ये हमारा है वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 0। ऊपर लिखा नहीं हुआ, ये लिखा हुआ, ये आपकी वैल्यू है व्हेन x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जब आप कुछ भी मार्केटिंग नहीं करेंगे तब भी आपकी 3 लाख की सेल्स होंगी। जैसे जैसे आप मार्केटिंग एक्सपेंस पे खर्चा करते जाएंगे आपकी सेल्स बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ाते जाएंगे, आप अगर आप 1 रुपए की मार्केटिंग करेंगे तो 400 रुपए की आपकी सेल्स मजीद बढ़ जाएगी। मैं आपको कहता हूं कि ये हमारा रिलेशनशिप है कि 1 रुपए की सेल करने से हमारा 1 रुपए की मार्केटिंग करने से सेल्स पे 400 रुपए का इंक्रीज आता है। ठीक है जी, तो हमारा जो स्लोप है या जो ग्रेडियंट है वो कितना है? प्लस 400। स्लोप या ग्रेडियंट कितना है? प्लस 400। ये इसको कहते हैं जी वाई इंटरसेप्ट, जहां पे x 0 होता है उसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। और ये हमारा एक इसका लीनियर रिलेशनशिप है मार्केटिंग एक्सपेंस और सेल्स के दौरान। y का मतलब है सेल्स और x का मतलब है मार्केटिंग एक्सपेंस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि अगर मैं 4,000 रुपए की सेल्स करूंगा तो 4,000 रुपए की मार्केटिंग करूंगा तो मेरी सेल्स कितनी होंगी? सेल्स कितनी होंगी? तो हम x की जगह पे 4,000 पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। सेल्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 400 इंटू 4,000, तो ये 400 ज़रब 4 ये 16 लाख रुपए बनते हैं, तो ये 19 लाख रुपए बन जाएंगे। यही बनते हैं जी 19 लाख रुपए, 16 लाख वो और 3 लाख ये। तो ये है हमारा जनाब रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताएं कि मैं 50 लाख की सेल्स करना चाहता हूं, सेल्स 50 लाख की हैं, तो मार्केटिंग एक्सपेंस मुझे कितना करना होगा ये बताएं, तो फिर आप कैसे करेंगे? हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे, सेल्स की जगह पे 50 लाख लिख देंगे, मार्केटिंग एक्सपेंस के ये 3 लाख ये आ गया, प्लस 400 इंटू एक्स। अब एक्स फाइंड आउट करना है,
ठीक है जी, 47 लाख डिवाइडेड बाय 400, ये हमारा एक्स के इक्वल आएगा। क्या आंसर आता है जी? 11,750। तो 11,750 रुपए की सेल्स कर देंगे तो मार्केटिंग एक्सपेंस 11,750 का कर देंगे तो हमारे पास 50 लाख की सेल्स हो जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, ये सारी चीजें जो हैं ये तो है अच्छी बात कि हम लोग जो है वो मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं इसको, लेकिन प्रॉब्लम एक है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमें भी पता है कि रियल लाइफ में मार्केटिंग एक्सपेंस ही सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता सेल्स को बढ़ाने का, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये अगर इतनी सीधी बात होती तो फिर क्या ही अच्छा था, ये इतनी सीधी बात नहीं। हम लोग जब दो वेरिएबल्स के दरमियान में लीनियर रिलेशनशिप निकालते हैं तो वो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को छुपा देता है। जैसा कि हमने ये लीनियर रिलेशनशिप निकाला तो उसने इस चीज को छुपा लिया कि यार सारी की सारी सेल्स मार्केटिंग एक्सपेंस पे थोड़ी ही डिपेंड करती हैं, जितनी मर्जी मार्केटिंग करते जाओ सेल्स बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं होता, कुछ और चीजों पे भी वो डिपेंडेंट होता है। तो हमें एक कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि कितने परसेंट सेल्स जो है वो हमारी मार्केटिंग एक्सपेंस पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी, उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है, उससे हमें पता चलेगा कि इन दोनों के दरमियान में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। बहरहाल उधर जाने से पहले हम जरा रिग्रेशन एनालिसिस का फार्मूला पढ़ लेते हैं। जो बातें हमने की हैं अभी तक वो स्लाइड पे ले आते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई होता है, और हमें ये यकीन है कि इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप है। ये बहुत जरूरी बात है कि देयर शुड ऑलवेज बी ए एजुकेटेड गैस नहीं करना चाहिए, एक हमारे पास जो है वो इसमें पढ़ी लिखी बात ये होनी चाहिए कि यार इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है। दुनिया में किसी भी दो चीजों के दरमियान में आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहें तो वो निकल आएगा, लेकिन रियल लाइफ में दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप नहीं होगा। रिग्रेशन एनालिसिस का जो फॉर्मूला है वो दुनिया में कोई भी दो चीजों के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहे वो आ जाएगा। आप लोगों के पेपर पास करने का या कितने बच्चे सीए में पेपर पास करते हैं उसका अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की विनिंग रेशो से कोई ताल्लुक नहीं, या है? कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस के ये फार्मूले लगा के जब रिग्रेशन फाइंड आउट करेंगे ना तो उसका रिलेशनशिप निकल आएगा। वो कहेगा जनाब अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को इतने से मल्टीप्लाई करके ये ऐड करें तो सीए के बच्चों की परफॉर्मेंस रेट निकल आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों की जो कैलकुलेशन है लीनियर रिग्रेशन की उसमें कुछ फ्लॉज हैं, लेकिन उन फ्लॉज के बावजूद, उन प्रॉब्लम्स के बावजूद वो मेथडोलॉजी ठीक है। ठीक है जी, हम लोग कहते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये a किधर से आएगा और b किधर से आएगा? ये जो हमने फार्मूले में लिखा है a 3 लाख और b 400, ये कहां से आया? इसके दो फार्मूले हैं। a के फार्मूला है समीशन y ओवर n माइनस b इंटू समीशन x ओवर n। अच्छा, b किधर से आएगा? b का आगे फार्मूला लिखा हुआ है n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय n समीशन एक्स माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। अब ये क्या फार्मूले हैं? मुझे तो सिखाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इन दोनों की कुछ रीडिंग्स लेनी, उन दोनों की जो रीडिंग्स हैं उन सब के ऊपर ये वाली कैलकुलेशन लगानी है और ये वाली कैलकुलेशन भी लगानी है, ए और बी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी, ए और बी कैलकुलेट कर लेना है। मैं ज्यादा कंसर्न इस चीज पे हूं कि इसका मतलब क्या है। ए और बी निकाला हमने, फार्मूले में पुट किया, हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया जिसको हमने अभी डिस्कस भी कर लिया कि 3 लाख का क्या मतलब है और 4,000 का क्या मतलब है। ठीक है जी, रिलेशनशिप जो है वो बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है जी बात। ए जो है वो कांस्टेंट होता है, इसे एक वाई इंटरसेप्ट भी कहते हैं, इसे पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 भी कहते हैं, इसे स्लोप भी कहते हैं, रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं। ये इसके 4-5 नाम है। ग्रेडियंट भी रेट ऑफ चेंज का ही दूसरा नाम है। बी इज द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा सॉरी, वो बी नीचे लिखा हुआ, ये आ गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट, ये नीचे लिखा हुआ है। फॉर एन नंबर ऑफ गिवन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन a एंड b इज कैलकुलेटेड एज। a और b का फार्मूला नीचे लिखा हुआ है। सही है। अब इसे सॉल्व करना, कैलकुलेटर से सॉल्व करना, ये कैलकुलेटर से भी बहुत इजीली हो जाता है। हम बात करते हैं कि इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप क्या होता है। 3 कोएफिशिएंट्स होते हैं। कोएफिशिएंट्स हम लोगों ने जब चैप्टर 7-8 भी पढ़ा था तो उसमें भी मैंने आपको कहा था कि कोएफिशिएंट्स बेसिकली हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमने 2 डिफरेंट डाटा सेट्स को आपस में कंपेयर करना होता है। ऐसे डाटा सेट्स
जिनमें बेसिक इंफॉर्मेशन फर्क होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस और स्टूडेंट की एज, जब इनको आपस में कंपेयर करना चाहेंगे तो हमें कॉफिशिएंट्स की जरूरत होती है। कॉफिशिएंट्स में मैंने कहा था कि इसके यूनिट्स नहीं होते, कॉफिशिएंट्स के कोई यूनिट्स नहीं होते। तो इसी तरह से ये तीन कॉफिशिएंट्स है। कॉफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, जिसे हम स्लोप भी कहते हैं, इसका फार्मूला आप लोगों के सामने। फिर मैंने ये कहा था कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि सेल्स सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो हम एक ऐसा फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, एक ऐसी चीज कैलकुलेट करेंगे जो हमें ये बताएगी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। जो मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप खुद कमाते हो तो आप अपने वालिद साहब से इतना ज्यादा नहीं डरते, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही, आपकी जेब में कुछ नहीं है, बिल्कुल कंगले कंगाल है, आपको नहीं पता कि कल जो है वो आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो आप ज्यादा डिपेंडेंट है वालिदैन के ऊपर। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मुझे कल की टेंशन नहीं, मुझे परसों की टेंशन है, उतने पैसे हैं मेरे पास, है कल पता नहीं, वो मुझे नहीं पता। खैर बहरहाल, तो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है जी, ये एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर से हमें आता है। आर के अगेन दो फार्मूले आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे। मैं आपको ये बताता हूँ कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो हमें ये बताता है कि कितना रिलेशनशिप है बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसका आंसर +1 से -1 के दरमियान में होता है, ठीक है जी। प्लस या माइनस ये बताता है आपको कि भाई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। सिमिलरली जो बी की वैल्यू है वो भी आपको यही बताती है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है। बी की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है कि उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर बी की वैल्यू जो है वो माइनस में होगी, आंसर माइनस होगा, तो इसका मतलब है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। और अगर बी का आंसर 0 आ जाए तो हम ये कहेंगे कि यार इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में कोई है ही नहीं रिलेशन, आप क्यों फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि कुछ दो वेरिएबल्स हैं, उनके दरमियान में आप रिलेशन फाइंड आउट करें तो वो 0 आ जाए, ठीक है। आप उनकी ऑब्जर्वेशंस को लें और उनको आप कैलकुलेट करें तो आपका आंसर 0 आ जाए। तो बी का आंसर अगर 0 आ जाए, बी का आंसर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान में कोई बिहेवियरल कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, ठीक है। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर इसका मतलब है कि कोई रिलेशन नहीं। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें यह बताता है कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर वो रिलेशनशिप जो है उसका आंसर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ रहा होगा। अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा होगा। अगर नेगेटिव रिलेशन होगा तो एक के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम होगी, यानी कि एक दूसरे से उल्ट करेगा। फिर इसके नंबर को भी देखा करें, नंबर 0 से लेकर 1 के दरमियान में होता है। जो स्ट्रेंथ है, साइन को अगर इग्नोर करते हैं, वैसे तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है इसका साइन -1 और +1 के दरमियान में होता है। ये इसका आंसर हमेशा -1 और +1 के दरमियान में आएगा। अच्छा, फिर उसी तरह से अगर बिल्कुल एग्जैक्ट -1 आंसर आ जाए तो परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर 1 और 0 के दरमियान में हो, -1 और 0 के दरमियान में, तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें स्ट्रेंथ है, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1 ही हो सकती है। अगर किसी की स्ट्रेंथ 0.95 है हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, अगर किसी की स्ट्रेंथ 0.5 है तो हम कहेंगे वीक स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप इन दोनों लोगों के दरमियान में कितनी दोस्ती है ये बताता है हमें कि एक के चेंज होने से दूसरे पे कितना फर्क पड़ेगा, सही है। और इसके बाद हमारे पास आता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें ये बताता है कि दोनों वेरिएबल्स, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कितने % चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आता है और कितने % चेंज दूसरे फैक्टर की वजह से आता है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि इन्फ्लेशन के केस में हमारा बहुत ज्यादा चेंज जो है वो प्राइसेस की वजह से आएगा, कि प्राइसेस चेंज होने से इन्फ्लेशन चेंज होती है। लेकिन कंज्यूमर के पैटर्न्स, लेकिन उसके अलावा लोगों के कंजम्पशन के पैटर्न्स और बहुत सारी ऐसी चीजें और भी शामिल होती हैं जो कि इन्फ्लेशन के रेट के ऊपर को चेंज करती हैं। तो कितने % वेरिएशन इन आवर वेरिएबल जो है, कितने % वेरिएशन हमारे वेरिएबल के अंदर डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से पता चलती है, ठीक है। इसके आंसर्स मैं बनाता हूं, फिर आपको शायद इसमें अंदाजा होगा। लेट्स सपोज हम लोगों ने इसी एग्जांपल के अंदर बी बनाया था 3 लाख, ए बनाया था 3 लाख और बी बनाया था 400।
सेल्स और मार्केटिंग का ही आपस में रिलेशनशिप लेते हैं, तो हमारे पास बी आया था 400। बी कुछ भी हो सकता है, 0 माइनस प्लस, लाख, 20 लाख, 50 लाख। जीरो की सेल्स के, जीरो की वैल्यू के ऊपर जो है वो बी की वैल्यू के ऊपर कोई आपको कोई लिमिटेशन नजर नहीं आएगी। ठीक है जी। तो बी का आंसर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, प्लस में 5000 पे भी जा सकता है, जितना मर्जी हो सकता है। लेकिन उससे ये पता चलता है कि एक्स में 1 यूनिट का इंक्रीज करने से, एक्स में 1 यूनिट का इंक्रीज करने से वाई में कितना चेंज आता है। अच्छा, अगर हम इसका आर कैलकुलेट करें और आर निकलेगा, आर पहले तो मुझे बताएं कि माइनस होगा कि प्लस होगा। आर का साइन वही होगा जो बी का साइन है। ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसका साइन और बी का साइन सेम होगा। तो आर जो है वो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है और ये 1 और -1 के दरमियान में होगा। तो पॉजिटिव फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी 0.60। अगर मैं आर निकालता हूं इस फार्मूले से तो मेरे पास आंसर 0.60 अगर आता है, तो इसका ये मतलब है कि आर और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो आपस में जो स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप की वो 60% है। अब 60% स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? क्या ये अच्छी स्ट्रेंथ है, क्या ये बुरी स्ट्रेंथ है? ये 50% से ऊपर है, आधे से ज्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है जी। तो परसेंटेज में आंसर जब आता है तो हमारे लिए उसका एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना आसान हो जाता है। दूसरा, हम 2 डिफरेंट डाटा सेट्स की स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कहते हैं यार 60% इसका रिलेशन जो है ना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जब हम फाइंड करते हैं तो सेल्स का 60% रिलेशन मार्केटिंग के साथ है। हम कहते हैं ये नहीं मजा आया, किसी और चीज के साथ चेक करते हैं। क्वालिटी के साथ जो है ना वो हम उसको मेजर करते हैं। क्वालिटी के साथ उसका रिलेशनशिप निकलता है 30%, 40%, 60% भी निकल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सारी प्रोडक्ट्स के साथ उसका रिलेशनशिप निकालें तो वो टोटल जमा होकर 100 होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो इसी रेंज में होगा, प्लस और -1 के दरमियान में होगा। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सारों के साथ जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप क्या है। अच्छा, जो आर स्क्वायर होता है ना वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि वो आर का स्क्वायर करके आता है। आर जो वैल्यू है वो हमेशा, आर की जो वैल्यू है वो हमेशा स्क्वायर करके आएगी। वो पॉजिटिव हो सकती है, ये माइनस हो सकती है। पॉजिटिव होगी तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो भी इसका वैल्यू, इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, आर स्क्वायर का आंसर आएगा आप 0.36। आर स्क्वायर हमेशा आर से छोटा होगा, उसके बराबर भी हो सकता है। अगर आर 1 हो तो आर स्क्वायर भी 1 होगा, आर -1 होगा तो फिर आर स्क्वायर 1 होगा। ठीक है जी। अगर जो है वो माइनस की वैल्यू है तो वो फिर उससे बड़ी हो जाती है। ठीक है ना। फर्स्ट करें कि अगर आपका आर जो है 0.60 है माइनस का, तो आर स्क्वायर तो 0.36 हो जाएगा। इन दोनों में से बड़ा कौन सा होता है? आर स्क्वायर बड़ा होता है ना आर से, यानी कि -0.6 से बड़ा है 0.36। तो वो उस केस में फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जब उसका स्क्वायर लेते हैं, किसी भी 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर लेते हैं तो वो छोटी हो जाती है वैल्यू। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है जी। चेंज ऑफ रीजन, चेंज ऑफ नहीं, वो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस की डिस्कशन में पढ़ा था। खैर वापस आते हैं। तो हमारे पास 3 कोएफिशिएंट्स है। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ये बताता है कि कितनी अमाउंट का चेंज आता है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें बताता है कि इन दोनों के दरमियान में कोरिलेशन कितना जबरदस्त है। कोरिलेशन से मुराद रिलेशन हो गया, तो इन दोनों के दरमियान में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताता है कि कितने % वेरिएशन हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होती है, कितना फर्क पड़ता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। कभी कभार ऐसे भी होता है कि स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी स्ट्रांग होती है, आपकी दोस्ती बड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन आपको अगले बंदे के दुख से इतना फर्क नहीं पड़ रहा। उस बंदे के दुख से फर्क पड़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका आर स्क्वायर भी जो है वो बढ़ गया है। कुछ लोगों से दोस्ती बड़ी होती है लेकिन उसके दुख में शामिल नहीं होते आप। दुख में ऐसे लोगों के शामिल होते हैं जो कि आपके बहुत पुराने दोस्त होते हैं, जिनके साथ वो दिल की यारी होती है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है ये दिलों की यारी का नाम है। ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये वैसे सलाम दुआ और जो है वो तकल्लुफाना बात, वो क्या कहते हैं, तुम तकल्लुफ को भी इखलास पता नहीं क्या समझ लेते हो फराज, दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला। ठीक है। तो वो है जो दोस्त बन गए हैं, हाथ मिला लिया है, वो लोग हैं जो हाथ मिलाते हैं सिर्फ आपसे। ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों
कि जिनके साथ आप सलामदार रखते हैं उनसे आपका नेगेटिव रिलेशन भी हो सकता है, दिल में आप उसे बुरा भी समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेशन में सिर्फ पॉजिटिव लोग होंगे, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन में सिर्फ पॉजिटिव लोग होंगे, दिलों को उन्हीं लोगों से जो है ना वो जोड़ेंगे आप जो आपको पसंद है, नेगेटिव लोगों से तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन नेगेटिव लोगों से सलामदुआ तो रखनी पड़ती है, क्या ख्याल है? तो खैर ये डिफरेंट तरीकों से आपको ये बताना था कि इन दोनों में फर्क क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो मैं इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग में बड़ा कंफ्यूज होता था कि यार इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो 3 कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है वो b को कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r को कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो r स्क्वायर को कहते हैं, ठीक है जी। और इन सब के फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, समीशन एक्स वाई फलां फलां पता नहीं क्या, ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। कैलकुलेटर से भी इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है, जिसका वीडियो आपके साथ शेयर किया गया है ग्रुप्स में भी, और आप जो है वो उसको खुद से कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 69 तक क्वेश्चन बैंक के अंदर ऐसे सिंपल क्वेश्चन हैं जिसमें डाटा सेट दिए हुए हैं आपको, और आपने कभी r फाइंड करना है, कभी b फाइंड करना है, कभी a फाइंड करना है, तो वो लेंथी कैलकुलेशन है वो आप लोग करेंगे तो आपको उसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग इसके सिलेक्ट किए हुए मैंने, जो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस ये आप लोगों के सामने यहाँ पे भी मौजूद हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। इन ट्रिकी क्वेश्चंस को करते हैं जी। इन एन एफर्ट टू रिड्यूस द क्राइम, ठीक है जी, ये क्राइम्स वाला सवाल आ गया जी, ओके। सुपरिंटेंडेंट पुलिस एसपी साहब ने फार टाउन के उन्होंने रिक्वेस्ट किया इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी साहब को रिक्वेस्ट किया टू इंक्रीज द पुलिस स्ट्रेंथ इन हिज टाउन। उन्होंने कहा है कि भाई आजकल क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो क्राइम्स कम करने के लिए पुलिस वालों को बढ़ाया जाए, क्योंकि उनको ये लगता है कि पुलिस वालों के बढ़ाने से क्राइम्स कम हो जाते हैं। 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, इन दोनों का रिलेशनशिप, ठीक है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि पुलिस वाले ही क्राइम में शामिल हो, तो पुलिस वालों के बढ़ाने से क्राइम कम होंगे या बढ़ेंगे? बढ़ जाएंगे। लेकिन ये सुपरिटेंडेंट, ये अपना कौन है भाई, सुपरिटेंडेंट पुलिस एसपी साहब जो है, ये इनको लगता है कि यार कम होंगे, पता नहीं, हो सकता है कि फार टाउन के ना, ये पंजाब टाउन के थोड़ी, फार टाउन के हैं। फार टाउन किसी और मुल्क में होगा, गैर मुस्लिमों का इलाका होगा, वहां पे पुलिस वाले ऐसा काम नहीं करते होंगे। ही हैज गैदर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर टाउन्स ऑफ द सिटी एंड सबमिटेड द फॉलोइंग डिटेल्स टू सपोर्ट हिज रिक्वेस्ट। उसने कहा कि जी देखें, बी एक टाउन है, उसमें पुलिस वाले 150 हैं और क्राइम्स पर मंथ सिर्फ 170 है। हाँ, सी टाउन जो है उसमें 170 पुलिस वाले हैं, तो देखो क्राइम कम हो गए 110, ठीक है जी। यानी कि पुलिस वाले 20 बढ़े तो क्राइम कितने सारे कम हो गए। फिर डी टाउन है, उसमें पुलिस वाले 250 हैं, तो क्राइम और कम हो गए 50। उसके बाद जी टाउन है, पुलिस वाले 270, तो क्राइम और कम हो गए। जे टाउन में 170 पुलिस वाले हैं, 90 क्राइम होते हैं, और जैसे जैसे अब वो कम होते जा रहे हैं क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट सिटीज हैं, डिफरेंट टाउन्स हैं, जिसमें पुलिस की स्ट्रेंथ और नंबर ऑफ क्राइम्स के बारे में बताया गया है। डिटरमिन द रिग्रेशन इक्वेशन अज्यूमिंग दैट द रेशियो ऑफ पुलिस स्ट्रेंथ टू टोटल नंबर ऑफ पीपल इज सेम इन ऑल टाउन्स, ठीक है जी। आपने रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में पूछना है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। इसमें कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर नंबर ऑफ क्राइम्स तो लोगों की पॉपुलेशन पे भी तो डिपेंडेंट होंगे, कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा क्राइम्स। तो उसने कहा ये चीज नहीं आपने सोचनी, आपने सिर्फ 2 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, टाउन्स का और पुलिस स्ट्रेंथ का और नंबर ऑफ क्राइम्स का। अब जरा सोच के मुझे बताएं कि इन दोनों में से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, जो दूसरे की वजह से चेंज हो सकता है। क्राइम्स पुलिस वालों की स्ट्रेंथ के बढ़ने या कम होने से चेंज हो सकते हैं, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्राइम डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंडेंट है? पुलिस स्ट्रेंथ पे। जितनी ज्यादा पुलिस होगी उतने कम हमारे पास जो है वो क्राइम्स होंगे। तो नंबर ऑफ पुलिस जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y कहते हैं, ओके। अब जरा देख के मुझे बताएं, सोच के मुझे बताएं कि आपके ख्याल में इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाएगा। पुलिस स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्राइम जो है वो कम हो जाएगा। हमें मेजॉरिटी ऑफ द डाटा पॉइंट्स में यही वेरिएबल नजर भी आ रहा है कि जैसे ही पुलिस बढ़ती है 150 से 170 हुई तो क्राइम जो है वो काफी कम हो गए, फिर और बड़ी क्राइम और कम हो गए, फिर और बड़ी क्राइम और कम हो गए, ठीक है जी। और इस तरह से हम इसका जो है वो ये हमारे x के डाटा पॉइंट्स है और ये हमारे y के डाटा पॉइंट्स है।
अब इसमें उसने कहा जी रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करें। रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है जी, हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। आपको दो वेरिएबल चाहिए a और b, a बाद में आएगा, पहले b कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और b का फार्मूला क्या है जी, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से तो यही है, यही है। ओके ठीक है। अच्छा अब इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास वो हैं 150, 170, 250, 270, ये सारा x है और ये सारा y है। इसको कैलकुलेटर पे करने का तरीका है, इसकी मैंने वीडियो शेयर की है, आप में से किसी को आता है वो कैलकुलेटर पे करने का तरीका? इसको सीधा सीधा कैलकुलेटर पे आपने वैल्यूज पुट करनी होती है और a b और x वगैरह कैलकुलेट करना होता है। अच्छा जी, यहाँ से आपने करना है, ये सेटअप पे जाना है, तो आपके पास यहाँ पे 3-4 चीजें होंगी। पहला होगा COMP, दूसरा है जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है स्टैट्स। आपने स्टैट पे क्लिक करना है। स्टैट के बाद आपके पास जो है ना जो ऑप्शंस आएंगी उसमें 1 माइनस VAR पहला लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है A प्लस BX। आपने A प्लस BX पे क्लिक करना है जिसके लिए ऑप्शन 2 है। तो आपके पास जो है वो x और y ओपन होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को सिर्फ यहाँ पे x आएगा, कुछ लोगों का सिर्फ यहाँ पे x आ जाएगा, किसी का x आ रहा है, यहाँ पे सारों का x और y दोनों आ रहे हैं। अब आपने यहाँ पे x और y की वैल्यूज पुट करनी है। पहले आप x की वैल्यूज पुट करेंगे, सारी x की वैल्यूज यहाँ पे आप जो है वो इसी तरीके से एक एक करके पुट करते जाएंगे और एक एक करके पुट करने के बाद जो है वो उसको आप वो करते जाओगे, इक्वल टू का बटन प्रेस करते जाओगे तो वो होता जाएगा, ठीक है जी। तो 150 इज इक्वल टू, तो वो एंट्री हो जाएगी उसके अंदर। देन 170 इज इक्वल टू, वो उसकी एंट्री हो जाएगी। 250 इज इक्वल टू, इसी तरह से आप इसको एंटर करते जाओगे। 270, 170 और फिर उसके बाद 120 है, 110 है और 220 है। आपकी 8 वैल्यूज़ हैं, ये आपने एंटर कर ली। अब ये वाला जो गोल बटन होता है, इससे ऊपर या लेफ्ट या राइट का बटन प्रेस करके आप ऊपर चले जाएं और यहाँ जाके आप फिर दोबारा जो है ना वो अपनी y की वैल्यूज़ भी पुट करना शुरू करें। y की वैल्यूज़ बनती है 170 इज इक्वल टू, तो 170 की वैल्यू ऐड हो जाएगी 110, फिर उसके बाद क्या है जी 50, 40, 90, 210, 188 और 60। ये आपका इक्वल टू सारा एंटर हो गया। आपने x और y एंटर कर दिया। अब आप AC प्रेस करें, AC का बटन प्रेस कर लिया। देन आपने शिफ्ट और जाना है आपने 1 पे, ठीक है, शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 नंबर पे REG लिखा हुआ नजर आएगा, विच इज रिग्रेशन। रिग्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ABR, X के ऊपर कैप लिखा हुआ और Y के ऊपर कैप लिखा हुआ नजर आएगा। A स्टैंड्स फॉर यही वाला जो A है हमारा, B स्टैंड्स फॉर ये वाला B, R जो भी हमने R फाइंड आउट करना है वो भी यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा। X कैप का मतलब होता है X का मीन, ठीक है जी, और Y कैप का मतलब होता है Y का मीन। तो जो आपको यहाँ से चाहिए आप 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास A आ जाएगा 308.62। तो हमारे पास A आ गया जी 308.62 और B जो है ये हमारे पास कितना आ गया जी, दोबारा आप AC प्रेस करेंगे तो ये वापस हो जाएगा। शिफ्ट 1, उसके बाद आप 5 से रिग्रेशन में जाएंगे और 2 से B में जाएंगे और B आपने पहले भी सोचा था कि वो माइनस होगा, -1.062, -1.062। तो जब आप इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो आपके पास जो रिग्रेशन इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, y इज इक्वल टू 308.62 -1063x, ठीक है। तो ये आप फास्ट कैलकुलेशन इसे कर सकते हैं। A भी आ जाएगा, B भी आ जाएगा, X R भी आ जाएगा और फिर जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर भी आ जाएगा। यहीं से जरा मुझे R भी बताएं क्या आता है जी, स्टैट और उसके बाद 5 नंबर और उसके बाद 3 नंबर और इक्वल टू R आता है जी -0.93। क्या R का साइन माइनस होना चाहिए था? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि R का और B का साइन एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक है। R और B का साइन एक दूसरे से मैच करते हैं, R हो या B हो दोनों का सेम साइन होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप भी बताते हैं। क्या चीज? R और B का साइन जी ऑलवेज सेम होगा। R और B इन दोनों का साइन हमेशा सेम होगा। R पॉजिटिव है तो B भी पॉजिटिव होगा, R नेगेटिव है तो B भी नेगेटिव होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि R स्क्वायर का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उनका स्क्वायर करने से वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। तो दूसरी उसने नीचे ही पूछा हुआ है कि ये बताएं कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन यूजिंग द
above data determine the coefficient of correlation. Correlation minus 0.94 है. अगर वो आपको कहे कि बताएं coefficient of determination क्या है, तो coefficient of determination 0.94 का इसी का स्केयर ले लेंगे, तो आंसर को स्केयर करेंगे, तो आंसर रेज़ टू पावर 2, तो हमारे पास क्या आएगा जी 0. तो आर स्केयर जो है वो इसमें 0.88 है, या इसको नॉर्मली हम 88% कहते होते हैं. आर स्केयर का आंसर हम परसेंटेज में शो करते होते हैं. अच्छा, ये तीनों हमारे पास डेटाज आ गए हैं. अब इसका क्या मतलब है? पहली चीज ए का ये मतलब है कि अगर बिल्कुल कोई पुलिस नहीं होगी किसी इलाके में तो 308 क्राइम्स होंगे. इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक फोरकास्टिंग इक्वेशन है जो इस डाटा की बेसिस के ऊपर हमने डिजाइन किया. हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8 सिटीज का डाटा हमने पुट किया है. 8 सिटीज के डाटा को सिस्टम ने वैल्यूएट किया है, कैलकुलेशंस हमने की हैं, फार्मूला लगाया है, तो हमें ये पता चला है कि भाई अगर 0 पुलिस होगी तो इस डाटा के मुताबिक 308 क्राइम्स होंगे. फिर उसके बाद जो दूसरा आंसर था -1.603 कि एक पुलिस वाला हम ऐड करते जाएंगे तो क्राइम्स में 1.06 क्राइम्स का डिक्रीज आता जाएगा. ठीक है, हर नया पुलिस वाला जैसे ही आएगा क्राइम कम हो जाएगा. हर एक नया पुलिस वाला जैसे ही आएगा क्राइम्स में 1.0623 से कमी आ जाएगी. इतने क्राइम्स कम हो जाएंगे, इतने क्राइम्स कम हो जाएंगे. तो एक पुलिस वाला बढ़ाते जाएं, इतने क्राइम्स कम करते जाएं. ये होती है स्लोप ग्रेडियंट चेंज. ये डिपेंड करता है कि हमारा एक्स में कितना इंक्रीज आता है, एक्स में 1 ऐड करने से वाई में कितना चेंज आता है. अगर इसका साइन माइनस होगा तो इसका मतलब है वाई में 1 करके डिक्रीज हो रहा. अच्छा, अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब है कि एक पुलिस वाला ऐड करने से क्राइम के कम होने का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, यानी कि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा. 0.94 एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशनशिप होता है. जब हमारे डाटा के अंदर हम ऐसी चीजों की ऊपर रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे होते हैं जिनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम कहते हैं कि यार हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं. यानी कि हमारा जो कोरिलेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है. और कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि हमारा ज्यादा डिपेंडेंसी है इस चीज के ऊपर. अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर थोड़ा सा कम होता है हमेशा क्वांटिटी में आपके कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से. वो ये कहता है, इसका ये मतलब है कि 88% क्राइम्स में जो चेंज होता है ना, वो 88% पुलिस वालों पे डिपेंडेंट है और 12% कुछ और चीजों पे डिपेंडेंट है. क्राइम्स में जो चेंज है वो 88% पुलिस वालों पे डिपेंडेंट है और 12% जो है वो किसी और चीज पे, अदर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. वो अदर्स क्या हो सकते हैं? हाँ, उस इलाके में लोगों को जो प्रीचर्स होते हैं, जो अच्छी बातें सिखाते हैं, वो लोग कितना सिखा रहे हैं. क्राइम्स का आपको पता है रिलेशनशिप उस इलाके में मौजूद लोगों की एजुकेशन लेवल से भी होता है, उस इलाके में मौजूद लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ से भी होता है. जो जितने ज्यादा फैमिली जिनकी अच्छी होती है या जो जिनका खर्चा पूरा हो रहा होता है, वहां पे कम क्राइम्स होते हैं. ठीक है जी, जिन लोगों के पास रोजगार होता है वहां पे कम क्राइम्स होते हैं. जिन लोगों के पास कोई काम होता है करने के लिए वहां पे कम क्राइम्स होते हैं. ठीक है, जिन लोगों के पास कोई काम नहीं करने को, वहां पे तो फिर ज्यादा ही क्राइम्स होंगे. तो पुलिस की स्ट्रेंथ के ऊपर तो ये चीज बड़ी स्ट्रांगली डिपेंडेंट है. पुलिस आएगी, लोग डर के नहीं क्राइम करेंगे, लेकिन कुछ और चीजों पे भी डिपेंडेंट है. तो हम ये कह सकते हैं कि किसी मुल्क में या किसी सिटी में क्राइम्स जो है वो 88% पुलिस वालों पे डिपेंडेंट है क्राइम को रिड्यूस करना, लेकिन 12% हमें कुछ और एफर्ट्स भी करनी पड़ेंगी ताकि क्राइम्स जल्दी कम हो. ठीक है, तो वो 12% एफर्ट्स क्या है? मस्जिद में, मोहल्लों में लोगों को कहा जाए कि यार क्राइम्स नहीं करने, लोगों को रोजगार दिया जाए, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर किया जाए, लोगों को डराया जाए कि आखिरत में भी मार पड़ेगी. तो फिर जो है वो 12% वो चीजें. तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें बताता है कि हाउ मच वेरिएशन इन योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉज्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि कितने परसेंट वेरिएशन जो है वो पुलिस वालों की वजह से आती है और कितने परसेंट वेरिएशन जो है वो और चीजों से आती है. ठीक है, और अगर हमें एक ऐसा वेरिएबल पता चल जाए जिसका इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो हम कहते हैं कि यार वो बाकियों को छोड़ दें, हम इसी को ठीक करने की कोशिश करते हैं. तो लोग डर के ठीक हो जाएंगे. पुलिस वालों की जब तनख्वाह बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर हम पुलिस वालों को कम करेंगे. जब पुलिस वालों को कम करेंगे तो फिर क्राइम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे. फिर हम ये अदर फैक्टर्स को बेहतर करने की कोशिश करेंगे. तो डिसीजन मेकिंग में हमें ये चीज बड़ी हेल्प करती है. ठीक है, हम लोगों को जो है वो ज्यादा बेहतर रोजगार प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे,
मौलवी मस्जिद में मौलवियों को कहेंगे कि जी 2-2 घंटे तक तुसी खुतबा कर रहे हैं, फजर के टाइम पे भी आपने खुतबा करना ताकि लोगों को जो है ना वो, हम लोग चोर की सजा बढ़ा देंगे, हम फाइन जो है वो जुर्माना जो है वो उसको 10-10 गुना 20-20 गुना बढ़ा देंगे, हेलमेट नहीं पहना हेलमेट की कीमत का 2 गुना का चलान कर देंगे। अब देखे ना सारे सीधे हुए हैं, पहले पुलिस वाले भी ज्यादा थे, चलान भी करते थे लेकिन कोई मानता नहीं था। अब वो भी पहन के आता है जो पहले कहता था कि जी मुझे बीमारी है या मुझे कोई और मसला है या मेरे सर पे पूरा नहीं हेलमेट आता, वो भी अब ढूंढ के पहन के आता है हेलमेट। हाँ, ये क्या हुआ, इन्होंने अदर फैक्टर स्ट्रॉन्ग कर दिए। ये हमारी गलत फहमी है वैसे। जब आप हेलमेट पहनते हैं ना, 161 डिग्री का जो है ना वो आपकी आंखों की एलिवेशन होती है लेफ्ट राइट, वो 160 वो जिधर होता है ना हेलमेट, वो वहां से 170 डिग्री को जो है ना वो क्लियर करता है हमारी आंखों की जो है वो देखने से जो है वो ज्यादा। अगर आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं ना और आप अपनी आंखों को इधर उधर शिफ्ट नहीं करते, इफ यू आर वाचिंग स्ट्रेट, तो आपको ये दोनों साइडें नजर नहीं आती हेलमेट की, वो आपके व्यूइंग एंगल को चेंज नहीं करती, वो आपके व्यूइंग एंगल से ज्यादा है उसका वो जो खुला होता है ना, मेरा ख्याल है 161 डिग्री जो होता है ये आपका व्यूइंग एंगल होता है, तो ये उससे ज्यादा है। लेकिन वो हमें क्योंकि वो सर पे एक चीज होती है, हमने उसको बांधना नहीं होता ना सही से, तो हम ऐसा थोड़ा सा सर लाते हैं ना, वो हेलमेट सारा ही उधर घूम जाता है। ठीक है, तो वो जिनके मुंह पे तो हेलमेट जरा फुल टाइट फंसा होता है वो तो बच जाते हैं, लेकिन जिनका मुंह थोड़ा सा पतला होता है अंदर से, उनके ऊपर हेलमेट ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, तो ये प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। बाकी हेलमेट जो है वो ठीक होता है। अच्छा, फिर कुछ हमारे मुल्क में फिर कुछ सबस्टैंडर्ड हेलमेट भी आ गए, उसमें जो आप बात कर रहे हैं वो ऐसे ही होती है, वो ना आपके व्यूइंग एंगल को डिस्टॉर्ट करता है। लेकिन अगर एक सही हेलमेट आप देखें तो वो आपके 161 डिग्री को जो है वो पूरा कवर करता है, 170 डिग्री की ओपनिंग देता है आपको आगे, वो सस्ते वाला ही लेते हैं हम। ठीक है, तो वही, हाँ ठीक है जी। अच्छा चलें, इसकी कुछ इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने कोशिश की है कि इंटरप्रिटेशन इसकी समझी है कि क्या है। इंटरप्रिटेशन जो है उसके कुछ क्वेश्चंस है। यूजिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेटेड अबव, अच्छा वही सवाल चल रहा है। इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है जी, 0.94 है, -0.94। कहते हैं इसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करें। हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रिलेशनशिप, नहीं स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन इनडायरेक्ट है, तो स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट वाली बात ठीक नहीं है। हाँ, स्ट्रॉन्ग इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस एंड क्राइम, ये बात तो ठीक है। एवरेज डायरेक्ट रिलेशनशिप, एवरेज रिलेशनशिप तब होगा जब हमारा आंसर तकरीबन 60 से लेकर 30 के दरमियान में होगा, बल्कि 60 से 40 के दरमियान में होगा, या 65 से 40 के दरमियान में। जो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग से थोड़ा कम होगा, वीक भी नहीं होगा, तो उसको हम एवरेज कह सकते हैं। तो एवरेज नहीं है, एवरेज इनवर्स, एवरेज की तो बात ही नहीं है। यूजिंग द डेटा ऑफ डिटरमिन द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, -88% आएगा कि +88% आएगा? प्लस का 88% आएगा, माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हो ही नहीं सकता। ओके जी, फिर वो कहता है यूज द अबव रिग्रेशन इक्वेशन, डिटरमिन वेदर पुलिस ऑफ जे टाउन इज मोर एफिशिएंट देन द पुलिस ऑफ पी टाउन। जे और पी पुलिस टाउन की जो है वो टाउन की जो पुलिस है, ये इनमें से कौन सी एफिशिएंट है? अच्छा, यहाँ पे अब हम एक नई चीज की बात करने लगे। इस सवाल को करने से पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि फर्ज करें कि मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास जो पुलिस मेंबर्स हैं वो हैं 176, तो कितने क्राइम्स होंगे? 176 पुलिस वाले हैं मेरे पास, तो कितने क्राइम्स होंगे? ये वैसे ही है जैसे अभी हमने से पहले कहा था कि इतनी मार्केटिंग करें तो कितनी सेल्स होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये फार्मूला है, y = 308.62, y = 308.62 माइनस 1.0623 x। तो अगर पुलिस वाले मेरे पास 176 है तो क्राइम्स कितने होंगे? तो हम 308.62 माइनस 1.0623 इंटू 176 लिखेंगे और आंसर निकालेंगे, कितना बनता है जी? 121.65। तो हम कहेंगे कि 121 या 122 इतने क्राइम्स होंगे। इसको हम कहते हैं फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में हम क्या करते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी कोई वैल्यू अज्यूम करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे इसके ऊपर y का क्या आंसर आएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल फोरकास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल। हमने एक मॉडल बनाया है जो हमें ये दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बताता है, तो हमने अगर फोरकास्ट करनी हो तो हम ऐसे फोरकास्ट कर सकते हैं। अच्छा, मजीद एक और चीज जरा याद रखिएगा, हमारे पास डेटा पॉइंट्स है ना, 150 पे 170 है, 170 पे 110।
मैं अगर आपको कहूं कि फोरकास्ट करके बताएं कि अगर मेरे पास 150 पुलिस वाले हों तो कितना क्राइम होगा, तो हम डाटा सेट में जाएंगे तो हमें एक टाउन मिल रहा है जिसमें 150 पुलिस वाले हैं तो 170 क्राइम होते हैं। तो हम ये भी सोच सकते हैं, या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जी 150 पुलिस वाले होंगे तो 170 क्राइम होंगे। ये हमारा पास्ट का डाटा है। हमने हमेशा, चाहे 150 पुलिस वाले हों और वो डाटा पॉइंट हमें हमारी ऑब्जर्वेशन में कहीं पे नजर भी आ रहा है, तो भी हमने उसकी फोरकास्टिंग ही करनी है। हमने ये नहीं कहना कि वो 150 का जो है वो अगर है 150 के सामने तो 170 लिखा हुआ था, तो 150 पुलिस वाले होंगे तो क्राइम 170 होंगे। हमने उसमें भी यही काम करना है, फोरकास्टिंग ही करनी है। y is equal to 308.62 minus 1.0623, x की जगह पे हम लिखते हैं 150। जरा निकालो कितना आंसर है। तो कभी भी हमें कोई ऐसा डाटा सेट में भी फोरकास्ट करने के लिए कहे तो हमने उसको डाटा पॉइंट में से आंसर नहीं देना, हमने उसको फोरकास्ट करके ही आंसर देना है। 149.27 तो हम कहेंगे कि 149 जो है वो 149 वो होंगे क्राइम्स होंगे, 149 कह देते हैं, 149.27 ही 149 क्राइम्स हो जाएंगे। हम इसे राउंड कर लेते हैं, राउंड डाउन कर लेते हैं क्योंकि 0.27 आंसर है। जबकि हमारे पास जो हिस्टोरिक डाटा था उसमें पुलिस वाले जब 150 होते हैं तो क्राइम 170 होते हैं। ठीक है, जो मैं चीज बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये मॉडल 100% एक्यूरेसी आपको नहीं देगा कभी भी, ठीक है, लेकिन इस मॉडल से ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी से आपको कोई और मॉडल आंसर नहीं दे सकेगा। इससे ये 100% ठीक नहीं है, लेकिन इससे अच्छा भी कोई नहीं। ठीक है जी, ये रिग्रेशन एनालिसिस जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन डाटा, इससे अच्छा कोई मॉडल नहीं है। तो जनाब हम ये ज्यूम कर लेंगे कि अगर हम लोग बी टाउन की बात कर रहे हैं तो बी टाउन में 150 पुलिस वाले हैं तो एक्चुअली 170 क्राइम होते हैं, हो रहे हैं। लेकिन अगर हम एस्टिमेट करें तो 150 पुलिस वालों पे क्राइम 149 होने चाहिए। ठीक है, एक्चुअली 170 हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा डाटा सेट है, यस पुलिस नाकस है, पुलिस जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही। हमने उनको एक मॉडल के तहत 150 बंदे दिए थे, हमारा ख्याल था क्राइम्स 150 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, क्राइम 170 हो रहे हैं। तो फिर पुलिस वालों को भी चेक करने की जरूरत है कि कहीं ये भी तो नहीं साथ में मिले हुए, ये वाला जो जानवर है ये चोरों के साथ मिल तो नहीं गया। ठीक है, और मुझे पता है वो क्या है, लेकिन मैं नहीं क्लास में डिस्कस करना चाहता, वह क्लास में वो अल्फाज यूज नहीं करना चाहता। तो है इस पे बीप कर देंगे। खैर वो ऐसी भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यह है कि ये जो है ना ये कुछ इनएफिशिएंसी है। तो हम लोग इसी तरह से एफिशिएंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम एक्चुअल का और एस्टिमेटेड का डिफरेंस निकालें कि एक्चुअल कितना आया है और एस्टिमेटेड कितना आया है। एक्चुअली हमारे 170 क्राइम्स होते हैं और होने 150 से ज्यादा नहीं चाहिए थे। यानी कि ठीक है, हमें पता है कि हम 150 क्राइम अगर करवाना चाहते हैं तो 150 पुलिस वाले रख दें। अगर हम चाहते हैं कि यार थोड़ा ज्यादा क्राइम्स हो जाए, ऐसा मजा नहीं आ रहा है, वहां पे वकील कहना शुरू हो गए कि सर क्राइम ही नहीं हो रहे, तो क्राइम नहीं हो रहे तो केस नहीं मिल रहे, तो कुछ केस जो है ना वो हमें मिलने चाहिए, तो जरा क्राइम ज्यादा करवाएं। तो हम क्या करेंगे, पुलिस वाले कम कर देंगे। सही है, तो पुलिस वाले कम करने से क्राइम बढ़ जाएंगे, सारे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, वकील भी चोरी कर सकते हैं। ठीक है जी, नहीं भाई ऐसी बात नहीं करनी। ये जितना हमें डाले वालों से डरना चाहिए उतना हमें काले कोट वालों से भी डरना चाहिए है। जी 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 बिल्कुल, वो हम बहुत साड़ी जिन साड़ी जान। वकील साहब ठीक है, y इज इक्वल टू 149 क्राइम्स। यार इधर वापस आ जाओ, इससे पहले कि मेरी वीडियो के ऊपर जो है ना वो लोग कहना शुरू कर दें कि आपने वकला बरादरी का दिल दुखाया है, तो ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बात एक मजाक कर रहे हैं। ठीक है, और वकील वाला बात भी आप लोगों ने शुरू किया, मुझे नहीं पता जी। अच्छा तो क्या हुआ जनाब,
y इज इक्वल टू 308.62 और -106 नहीं 1.062 यहाँ पे पॉइंट था, तो ये पॉइंट जो है ये आपके जो है ना ये इनकी रेशियो है। अब इस सवाल की तरफ आते हैं। एस्टिमेशन भी हमने सीखी है, हमने ये सवाल भी देखा है। उसने कहा यूजिंग द अबव रिग्रेशन इक्वेशन डिटरमाइन वेदर द पुलिस ऑफ जे टाउन इज मोर एफिशिएंट देन द पुलिस ऑफ पी टाउन। कौन सी पुलिस एफिशिएंट होगी जो इंडियन मूवीज में आएगी? सूर्यवंशी के साथ आएगी, ठीक है? नहीं, वो पुलिस वो सांबा के साथ आएगी। वो पुलिस जो है ना वो ज्यादा एफिशिएंट होगी जो अपनी एस्टिमेटेड अमाउंट से कम क्राइम्स होने देगी, यानी कि जिसकी मौजूदगी में जो है वो कम क्राइम हो अपने एस्टिमेटेड से। तो हमें उसने जे और पी टाउन का कंपैरिजन करने के लिए कहा है। तो जे टाउन की जो पुलिस है वो कितनी है? 170, और पी टाउन की पुलिस है 110। तो हम 170 और 110 के ऊपर जो है वो जरा फोरकास्टेड फिगर्स निकालेंगे। जे टाउन की पहले हम बात करते हैं। जे टाउन एक्चुअली कितनी है और एस्टिमेटेड कितनी है? एस्टिमेटेड के लिए हम कहते हैं फोरकास्टेड कितनी है। फोरकास्टेड कहां से होती है? इक्वेशन से होती है। जे टाउन की पुलिस स्ट्रेंथ कितनी है जी? पुलिस है 170। एक्चुअल क्राइम्स उसमें कितने होते हैं जी जे टाउन में? 90। अब जरा कैलकुलेट करते हैं कि एस्टिमेटेड क्राइम्स कितने, फोरकास्टेड क्राइम्स कितने हैं। तो उसके लिए हमारा फार्मूला है जी 308.62 माइनस 1.0623 मल्टीप्लाई बाई 90। बताएं जरा कितना है। इसी तरह से पी टाउन की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसकी पुलिस कितनी है और एक्चुअल क्राइम्स कितने होते हैं? इसकी पुलिस है 90 लोग हैं शायद, 110 और 188। पुलिस 110 है और एक्चुअल क्राइम 188 हो रहे हैं। फोरकास्टेड क्राइम्स कितने होंगे? फोरकास्टेड क्राइम के लिए फार्मूला है जी 308.62 माइनस 1.0623 मल्टीप्लाई बाय 188। सॉरी, ये पुलिस वाले 90 नहीं लिखने, पुलिस वाले 170 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे पुलिस वाले जो है वो उधर भी मैंने गलत लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 110। तो बताएं जरा फोरकास्टेड कितने हैं जी दोनों के? 128.02 किसके? 128.029 है, तो मैं इसको 128 ही लिख लेता हूँ। और इसके हैं जी 191। अब जरा देखें, जे टाउन की एक्चुअली क्लाइम्स जो थे वो 90 थे और हो कितने रहे हैं? फोरकास्टेड हमने किया हुए थे 128। हमने कहा था कि जितनी पुलिस स्ट्रेंथ है इस हिसाब से 128 क्राइम होने चाहिए, लेकिन 90 हो रहे हैं। तो ये ज्यादा एफर्ट कर रही है, ये अच्छी पुलिस है एज कम्पेयर टू आवर मॉडल। हमारे मॉडल में जितना हमने एस्टिमेट किया था कि यार इतने तो हो ही जाएंगे, ये उससे अच्छा परफॉर्म कर गई। ऐसे लोगों को मेडल्स मिलने चाहिए। पी टाउन की बात करते हैं। पी टाउन में हमने सोचा था कि 191 होंगे, 188 हुए। तो वैसे तो इन्होंने भी हमारी तवक्कुआत पे पूरा उतरे। हमने सोचा था कि 191 क्राइम्स होंगे, तो 188 क्राइम्स हुए हैं। इनको बुला के हम ये नहीं कहेंगे कि शाबाश आप हमारी तवक्कुआत पे पूरे उतरे हैं। ये हमारी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे। हमारा मॉडल जो था वो कहता था कि 191 क्राइम्स होंगे, इतने ही हुए। तो ये अगर आगे हमें कहेगा इसका एसपी कि सर जी देखें आपने कहा था 191 क्राइम, हम तो फिर भी 3 कम लाए हैं, तो वो कहेगा कि हाँ 3 मुझे पता, तुमने रिकॉर्ड नहीं किया अभी। तो इसमें फोरकास्टेड के साथ कंपैरिजन जो है वो बहुत अच्छी बात नहीं है। फोरकास्टेड से कम होना अच्छी बात है इस सिनेरियो में। कभी कभार ऐसे भी होगा कि फोरकास्टेड जितना अगर हो जाए तो हम उसे कहेंगे वेरी गुड, लेकिन इस पुलिस वाले को हम लोग जो है वो इस एसपी साहब को प्रमोशन नहीं देंगे, इस एसपी साहब को मुबारकबाद नहीं देंगे, इस एसपी को मुबारकबाद देंगे कि तुम्हारे इलाके में क्या हुआ है कि 128 हमने सोचा था कि होंगे, लेकिन सिर्फ 90 क्राइम हुए। तो जे टाउन की पुलिस जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है। जे टाउन की पुलिस ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू पी टाउन की पुलिस, ठीक है जी। पी टाउन की जो पुलिस है वो उतनी एफिशिएंट नहीं। हाँ, उसने भी 3 क्राइम्स तो रोके हैं जो हमने सोचा था कि यार 191 होंगे, और वो फिर भी काम करती रही, तो वो रोकने में कामयाब तो हुई है, लेकिन उतना नहीं जितना कि जे टाउन की पुलिस कामयाब हुई। ठीक हो गया जी। इसी तरह से ये एक क्वेश्चन है जी,
इंटरप्रिटेशन का सवाल है, रिग्रेशन लाइन y is equal to 2 plus 3x is given, you are required to find the change in y due to 1 unit increase in x. तो x में 1 यूनिट के इंक्रीज होने से y में कितना चेंज होता है, +3 का। ये सिंपल एक इंटरप्रिटेशन का सवाल था। ठीक है जी, यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो चीज़ें इसमें कोई इतनी नहीं है, लेकिन हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और जो है वो बाकी इसमें जो चीज़ें वो भी इंशाल्लाह इसकी कल डिस्कस करेंगे। तो हमने आज ये 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। अच्छा, इसमें एक बच्चा कह रहा था सर इसकी ना कैलकुलेशन बता दें, ये कैसे होगी। तो ये मेरा ख्याल ये है कि शायद अब ज़रूरत नहीं है मुझे ये बताने की कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, ये सिंपल होगा। आपने फॉर एग्जांपल x रखा है और y रखा है, x की वैल्यूज जो है वो क्या है जी, 170 110। तो आप सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है जी, 50 150 170, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, 250 50, इसी तरह से आप सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे नीचे। और आपने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है, पहले आपने समीशन के बगैर उसको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल n समीशन एक्स वाई कैलकुलेट करना है, तो पहले समीशन के आगे वाली चीज़ कैलकुलेट होगी x और y। ये x और y को आपस में मल्टीप्लाई करने से आती है। इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर आएगा, और एंड पे जब उसे जमा करोगे तो जो आंसर आ रहा है वो है बेसिकली समीशन ऑफ एक्स वाई। इसी तरह से जब आपने इसको n से मल्टीप्लाई किया तो n समीशन एक्स वाई बन जाएगा। समीशन x जो है ये x का टोटल होगा, जो x के कॉलम को जमा करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा समीशन x, ठीक है जी, यहाँ पे आएगा समीशन एक्स वाई, y को जमा करेंगे तो क्या आएगा, समीशन ऑफ y। फिर समीशन x स्क्वायर है ये वाला, इसका मतलब ये है कि पहले आप x का स्क्वायर करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखते जाएंगे, और फिर उसके बाद जब आप उसे जमा करेंगे तो ये समीशन x का स्क्वायर यहाँ पे नीचे आंसर आ जाएगा। इसी तरह से समीशन x का होल स्क्वायर, यही समीशन x है, इसका होल स्क्वायर आपने वैल्यूज में पुट करना है। ठीक है जी, तो ये लॉन्ग कैलकुलेशंस में ये जो है ये आपके लिए आसानी होती है। अदरवाइज ये 5-7 जो है ना वो कैलकुलेशंस हो तो वो तो आप सीधी सीधी भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर का ट्रिक मैंने आपको बताया है, उसकी वीडियो भी शेयर की है, आप उसके साथ उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा 2-3 सवालों की, तो आपकी ये कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी। अच्छा, हर जगह पे इसी तरह का फार्मूला है, बी का भी इसी तरह का फार्मूला है जी, और आर का भी तकरीबन इसी तरह का फार्मूला है, लेकिन उसमें यही वाले फार्मूले के अंदर जो बॉटम लाइन है वो रिपीट हो रही है। पहले अगर आप सिर्फ ये स्क्वायर रूट को इग्नोर करते हैं और ये जो फैक्टर मेरे हाथ के नीचे है इसको इग्नोर करते हैं, तो ये आर का ही फार्मूला बन जाता है। लेकिन आर में नीचे हमने ये करना होता है समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर को समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट लेना होता है। इसका एक और फार्मूला भी है, जब मैं स्टूडेंट था मैंने इसके 6 फार्मूले पढ़े थे, 6 फार्मूले थे इसके, तो हमारे वो सिलेबस में भी शामिल थे, उस वक्त पढ़ाए जाते थे, अब नहीं पढ़ाए जाते। ठीक है, क्योंकि एक ही फार्मूला है, कभी कभार ये दूसरा फार्मूला आ जाता है, इस तरह का डाटा दिया होता है, तो ये भी याद कर लें, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ऐड करें तो ये आता है, और नीचे भी ये कैलकुलेशन आप लोगों के पास मौजूद है। ठीक है जी, तो ये फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई फार्मूला मैंने अब आप लोगों के क्वेश्चन में या बच्चे ने किसी ने कभी आके नहीं बताया कि सर सानू एक और फार्मूला आ गया जी, वो क्या था। ठीक है, तो वो नहीं आता कोई भी और फार्मूला, बस यही एक फार्मूला आता है। अगेन मैंने जब पढ़ा था तो हमने इसके 6 फार्मूले पढ़े थे, आर के भी और बी के भी। आर और बी दोनों एक ही तरह से कैलकुलेट होते हैं, ठीक है, और इसलिए हर तरह से जो है ना उसके डिफरेंट फार्मूले हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी कुछ क्वेश्चन बैंक्स के अंदर नजर आते हैं, लेकिन वो वैसे भी सॉल्व हो जाते हैं, और खासतौर पर जब ये कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाता है तो फिर तो और आसानी हो जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने कर लिया, इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे।